नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूसीसी पर उद्धव गुट ने केंद्र सरकार को समर्थन किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल तेज, और इसी बीच विपक्षी दल भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में उतर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाद अब उद्धव गुट ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। संसदीय पैनल ने 3 जुलाई को बैठक के लिए विधि आयोग को बुलाया है। तो मॉनसून सेशन में ही बिल लाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। यूसीसी पर पहले ही आम आदमी पार्टी अपना समर्थन दे चुकी है, और इसके बाद अब उद्धव गुट भी यूसीसी के समर्थन में है। तो केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, और इस फैसले के को लेकर जहां एक तरफ चर्चा तेज हो रही है, तो वहीं विपक्ष भी बटा हुआ नजर आ रहा है। जहां उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है यूसीसी को, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो इसी सेशन में, मॉनसून सेशन में बिल लाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है, और इसी के चलते विधि आयोग को बुलाया गया है। जुलाई को बैठक होगी, विधि आयोग के साथ चर्चा की जाएगी ताकि इस पूरे मामले पर आगे बातचीत हो सके। तो यूसीसी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी के लिए, जहां बीजेपी अपने हर एक मैनिफेस्टो में इसका जिक्र करती है, और ये बड़ा प्रण अब भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है 370 और राम मंदिर के बाद, कि अब यूसीसी पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा फैसला लेगी। और इसी के लिए देखिए विधि आयोग को बुलाया गया है। तो क्या है समान नागरिक संहिता? एक देश होगा, हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून, तो चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो, एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में एक ही कानून, समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। तो अब इसी कानून को धरातल पर उतारने की तैयारी में एक तरफ सरकार जुटी हुई है, तो वहीं ये कानून क्या है, इसकी गंभीरता को समझिए। हर नागरिक के लिए कानून एक होगा, धर्म और जाति के आधार पर कानून अलग नहीं होगा। तो शादी हो, तलाक हो, जमीन जायदाद के बंटवारे में समान कानून। तो समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून, चाहे वे किसी भी धर्म का हो या जाति का हो। एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, और समानता की बात की जा रही है। और इसको लेकर लगातार अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र कर दिया है कि यूसीसी पर विचार किया जा रहा है, और अब इस ओर ही सरकार बड़े फैसले लेने के लिए अग्रसर नजर आ रही है। विधि आयोग के साथ बैठक भी यही इशारा कर रही है। जुलाई में बैठक होगी, बैठक में चर्चा होगी, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, और यूसीसी को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा। और इसी के साथ क्यों जरूरी है यूसीसी, ये भी समझिए। दुनिया के किसी भी देश में अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं, तो जिसके चलते कई तरह का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाता है। इसलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत अब मानी जा रही है, ताकि सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय एक सिस्टम में आए। अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ है। तो यूसीसी के लागू होने से अदालतों में लंबित पड़े फैसले में बदलाव होगा। दुनिया के किसी भी देश में अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं, जिसके चलते कई तरह का विरोध होता है। तो कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। इसका विरोध क्यों हो रहा है? हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हवाला दिया जा रहा है यूसीसी को लेकर। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, देखिए यूसीसी को लेकर पीएम मोदी के जिक्र के बाद से अब तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर विधि आयोग की बैठक भी बुलाई गई है। इस बीच विपक्ष में भी बटा हुआ नजर आ रहा है यूसीसी को लेकर। आम आदमी पार्टी और अब उद्धव गुट भी समर्थन में आ गया है। क्या कुछ हलचल?
देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से यूसीसी का जिक्र जब से प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में किया है, उसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल है वो प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं कई विपक्षी दल जो है वो इसके विरोध में, तो कई विपक्षी दल जो है वो सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड आपने देखा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से यूं कहें कि इसका विरोध नहीं किया है। वहीं शिवसेना की बात करें या उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे की ओर से ये कहा गया है कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार बैठकें हुई और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब मानसून सत्र शुरू होगा तो सरकार इसको लेकर कहीं ना कहीं बिल ला सकती है। इसके लिए तैयारी पहले से ही चल रही है। 3 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अगर हम बात करें संसदीय पैनल के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं ये बैठक उन्होंने बुलाई है और विधि आयोग के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आप देखिए लगातार पहले से ही कवायद चल रही थी यूसीसी को लेकर और सबसे बड़ी बात है कि राज्यों में भी कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड को लेकर आज ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया है। जो उत्तराखंड सरकार ने जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जो पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की रंजना प्रकाश देसाई जिनकी अध्यक्षता कर रही थी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ड्राफ्ट बना लिया गया है। अब सरकार को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा और सरकार इस दिशा में जो भी आगे निर्णय लेना होगा निर्णय लेगी। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार लगातार एक तरफ काम कर रही है, वही राज्य सरकार जिन राज्य सरकारों ने प्राथमिकता के आधार पर कहीं ना कहीं यूसीसी को लिया है उस आधार पर राज्य सरकारें भी काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब देखने वाली बात होगी कि जब ये बिल पेश होता है, मसौदा बनाया जाता है, तो क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनसंख्या को लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें जिक्र होगा। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि गोद लेने की प्रक्रिया की बात करें, विरासत की प्रक्रिया की बात करें, अन्य मुद्दों को तो जोड़ा ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो उन्होंने भी एक बड़ी बैठक की थी और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई है कि सरकार को या लॉ कमीशन को एक विचार एक तरीके से भेजा जाए कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो क्या कुछ चाहता है, क्या शरीयत की कुछ चीजें इस समान नागरिक संहिता में जोड़ने के लिए लॉ कमीशन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बताता है या सुझाव देता है, नहीं देता है। तो निश्चित रूप से तमाम जो कवायद है वो चल रही है ताकि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू कराया जाए। सरकार इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार बैठकें भी कर रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर करीब 5 घंटे तक जो बैठक हुई थी, उस बैठक में न सिर्फ चुनावी चर्चा हुई थी बल्कि यूसीसी को लेकर भी चर्चा हुई थी कि किस तरीके से सरकार किस दिशा में आगे बढ़े इसको लेकर और जल्द से जल्द जो समान नागरिक संहिता कानून है उसको देश में लागू कराया जा सके। हालांकि सरकार के लिए अड़चने जरूर आएंगे, क्योंकि आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं होती है और ऐसे में समान नागरिक संहिता आता है तो कहीं ना कहीं विभाजन करने वाला ये नीति होगा या यूं कहें कि विभाजन करने वाला कानून होगा। तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब पूरी तरीके से सरकार इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रही है और जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता जो है वो जल्द से जल्द ला सकती है और इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी तेज हो चुकी है। बिल्कुल, और देखिए इसको ये इसी मॉनसून सेशन में लाने की तैयारी हो रही है, बिल तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर भी हलचल तेज नजर आ रही है क्या ग्राउंड जीरो पर पीयूष? देखिए निश्चित रूप से तमाम जो सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर एक ड्राफ्ट बाकायदा बनाया जाएगा और इस ड्राफ्ट में क्या कुछ तैयार किया जाता है अधिकारियों द्वारा, लॉ कमीशन की ओर से क्या कुछ इस ड्राफ्ट में तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके सुझाव भी लिए जाएंगे, तमाम जो धर्मगुरु हैं उनके भी सुझाव इस दौरान लिए जाएंगे। तो अब चुनौती सरकार के लिए ये होगी कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराया जा सके, उसके बाद अंतिम जो मुहर है वो राष्ट्रपति की ओर से लगाया जाएगा। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी राज्यसभा में सरकार को समर्थन कर देती है तो सरकार को किसी भी तरीके से अन्य विपक्षी दलों के समर्थन की भी जरूरत नहीं होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार को क्या जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता का विरोध करती हुई नजर नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी, तो क्या राज्यसभा में समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए बिल का नजर आती है आम आदमी पार्टी या नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरी तरीके से तैयारी कहीं ना कहीं कर ली गई है और लगातार आप देखिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं किस तरीके से यूसीसी को लेकर जो बीजेपी है वो प्रतिबद्ध है और चुनावी घोषणा में भी कहीं ना कहीं चुनावी जब रैलियां होती थी तो समान नागरिक संहिता का जिक्र अक्सर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते थे और कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह भी करते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक रैली के दौरान कहा था कि सभी को एक समान कहीं ना कहीं कानून का अधिकार है और एक समान कानून अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से सभी धर्मों के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लगातार जो काम है वो सरकार कर रही है, बैठकें कर रही है, कानून मंत्रालय की बात करें वो अपनी रिपोर्ट बना रहा है। तो पूरी तरीके से लगभग तैयारी अब पूरी कर ली गई है। अब मानसून सत्र का इंतजार करना होगा। जब मानसून सत्र में संभवतः अगर यूसीसी को लेकर सरकार बिल लाती है तो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से विपक्षी दल जो है वो यूसीसी का विरोध करते हैं, कौन कौन से दल जो है वो समर्थन करते हैं। फिलहाल आपने तमाम नेताओं के बयान सुने कि किस तरीके से, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी राय जरूर रखी है और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो सहमति है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि जब मानसून सत्र में यह बिल लाया जाता है तो क्या कुछ सरकार की ओर से तैयारी की गई जाती है और कहीं ना कहीं विपक्ष क्या कुछ इस पूरे मामले में कहता है। बिल्कुल, देखिए पीयूष, बीजेपी के लिए ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए 370 राम मंदिर और उसके बाद अब यूसीसी पर विचार किया जा रहा है और कहा यह जाता है कि बीजेपी जो ठान लेती है फिर वो कर देती है। लेकिन चुनौतीपूर्ण क्योंकि ये पूरा रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके कुछ ज्यादा फेवर में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि अगर ये कानून आता है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इन चुनौतियों का सामना भी करना है। अरे फोन कट गया था भाई, गाड़ी का शीशा खुला हुआ है, पानी पूरा भीग रहा है। ठीक है, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी क्या बड़ा निर्णय लेती है बैठकों के जरिए, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इससे पहले अब ये कोशिशें जो तेज हो रही हैं कि बैठकें बुलाई जा रही हैं, बैठकों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ये दिखा रहा है कि बीजेपी ने ठान लिया है कि यूसीसी लाना है और इसके लिए बीजेपी अपने कदम अब एक एक कर आगे बढ़ा रही है और इसी के चलते जो स्वर हैं विपक्ष के वो बटे हुए नजर आ रहे हैं यूसीसी पर। और अब खबर आगरा से है, जहां सरकार 9 साल बेमिसाल को लेकर सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि वहां जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं ताज नगरी में आज ऐसी कई इलाके हैं जहां लोगों की आज गंभीर समस्या बनी हुई है। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने क्षेत्र के विकास की पड़ताल की, जहां से वर्तमान में एक मंत्री और एक एमएलसी हैं। उसी क्षेत्र में आज विकास को लेकर हजारों लोगों की गंभीर समस्या बनी हुई है। जहां सरकार 9 साल बेमिसाल को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रही है, वहीं आगरा के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी विकास कार्य नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी लोग मेरे साथ पीछे खड़े हैं, ये काफ़ी लोग हैं यहाँ वार्ड से, ये आप वार्ड कौन सा है, वार्ड 100 के यहाँ काफ़ी लोग हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनकी समस्या है कि ये जो नाला जा रहा है, ये नाले में यहाँ से पानी गुजरता है और पानी यहाँ से, ये इस पानी का निकास नहीं हुआ अभी तक। कई बार हालांकि इन्होंने स्थानीय पार्षद, विधायक और मेयर से लगातार कई बार शिकायत की है, लेकिन इनकी समस्या का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। इन लोगों का कहना है कि बरसात के समय में ये यहाँ तक इनकी स्थिति हो जाती है। ये जो आप ये जहाँ तक दीवारें देख रहे हैं, ये इसलिए लगाई गई हैं यहाँ बरसात का ये पानी अंदर न जाए। ये एक ऐसी तस्वीर नहीं है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये इसलिए लगाई गई है कि यहाँ करीब रोड से 4 फुट ऊपर तक पानी यहाँ तक पहुँचता है। तो निश्चित तौर से समझा जा सकता है कि यहाँ के लोग किस तरह से यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। काफ़ी लोग अपने यहाँ से इस मकानों को बेचने के लिए मजबूर हैं। काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ की समस्या को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ की किस प्रकार की समस्या है, यहाँ के लोगों ने इस समस्या के लिए किन किन लोगों से इस समस्या को अवगत कराया और आखिर इस समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ। सर मेरे साथ मौजूद हैं, सर से पहले बात करेंगे। सर ये बताइए, यहाँ की क्या मुख्य समस्या क्या है? ये एमजी रोड स्थित भूमिगत नाला है। वार्ड नंबर 100 और वार्ड नंबर 76 का सीमांकन नाला है ये। यहाँ वार्ड नंबर 100 की घनी बस्तियाँ जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, नीलकटरा, गालिबपुरा, गुदड़ी सूद, हल्का मदन, सुभाष कॉलोनी, यहाँ से मिश्रित होता हुआ नाला ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर ये वार्ड 76 में चला जाता है। ये नाला अपने आप में 8 फुट गहरा नाला है, जो कि वार्ड 76 में 8 फुट गहराई पर जाता है। लेकिन इस नाले के बीच में जो 8 फुट गहराई है वो सिल्ट से इतनी भर चुकी है कि वो पानी जो 8 फुट गहराई पर नीचे चलना चाहिए नाले में, वो केवल उसके लेवल पे ही चलता है, बाकी 7 फुट सिल्ट भरी हुई है।
और उसकी वजह से क्या होता है, जब पानी का बहाव यहाँ पर पूरी बस्तियों के सहित बरसात, हल्की सी भी बरसात हो तो जब बरसात का पानी यहाँ पर आता है तो वो वार्ड 100 से पानी वार्ड 76 में नहीं जा पाता है सिल्ट की वजह से। अब वो पानी जब जाएगा नहीं और घनी बस्तियों से इतना सारा पानी बरसात का आएगा तो ये जो आसपास की जो बस्ती है, ये पूरी बस्ती कम से कम 500 मीटर के अंदर जो बस्ती है, उस 500 मीटर की बस्ती में 4 फुट गहराई तक पानी भर जाता है। रात को स्थिति कभी कभी इतनी विषम होती है कि लोग बड़े आसान से चैन की नींद अपने घरों में सो रहे होते हैं, और रात को जब बारिश हो जाती है तूफानी, तो पता चलता है कि बारिश के पानी से उनके जो बिस्तर हैं वो पूरे भीग गए हैं और घर का सामान तैरा होता है, यानी वो स्वयं अपने आप को नर से नारायण बन जाते हैं। बिल्कुल, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर मेरे साथ मौजूद है। सर यहाँ की स्थिति के बारे में बताएं। अरे यहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर है। बरसात हो जाती है तो बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। यहाँ घरों में पानी भर जाता है और 4-5 फुट पानी भर जाता है। जैसा तुमने देखा हुआ दीवार पे निशान बने हुए हैं पानी के। लेकर आपने कहीं शिकायत की? कहीं समस्या से लेके पहले पूर्व मेयर को शिकायत की थी, नगर आयुक्त को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसमें पूर्ण निस्तारण इस चीज़ का नहीं हुआ। काम तो उन्होंने किया लेकिन पूरा निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पूरी आगे पुलिया इसमें बनी हुई है MG रोड के नीचे डाट वाली, वो पूरी भरी हुई है, उसमें सफाई कभी होती नहीं है। उसका निस्तारण ये है कि पूरा MG रोड पर ये नई तरीक़ा से खुदाई होकर नया नाला बने। जब इसका पूर्ण समाधान होगा, जब इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर इस समस्या का निस्तारण न होने का कारण क्या समझा जाए? कारण इसका ये है कि सिल्ट तो भरी हुई है ही, और पहले आदमी आर पार निकल जाता था इसमें आराम से, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं जाता। नीचे केबलें हैं और पूरी तरह से मतलब जाम है। इन पर हमने विधायक जी के पास भी गए थे, लेकिन विधायक जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सरकार 9 साल बेमिसाल को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रही है, अपने विकास कार्यों को दुकान कर रही है। ये समस्या नहीं दिखाई दी? नहीं, ये समस्या बिल्कुल दिखाई नहीं, विधायक जी को दिखाई नहीं दी। मंत्री जी ऑफिस में बने हुए हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, उनके पास हम 50 बार गए, कहते हैं साहब मेरा काम है ही नहीं। लोग मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी समस्या बताई। इन लोगों का कहना है कि यहाँ इस जो आपका ये आप नाला देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इस नाले की समस्या है। यहाँ से जो लोग निकलते हैं इनका जीना दुश्वार हो रहा है। आज भी लोग यहाँ नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। इन लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ जो बरसात के समय पर करीबन रोड से करीबन 2, 3, 4 फुट ऊपर पानी निकलता है, और ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये बरसात के लिए ये बनाई गई हैं, और इससे ऊपर होकर भी पानी यहाँ इनके घरों में पहुँचता है। तो निश्चित तौर से इन तस्वीरों से और इनकी इनसे देख के जानकारी की जा सकती है कि यहाँ के लोग अपने जीवन को किस तरह से यहाँ पर नरकी जीवन जीने को आज मजबूर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों की समस्या का सरकार द्वारा कब निस्तारण होगा, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से कृष्णा तिवारी। बीजेपी यूपी संगठन में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, BL संतोष और गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और संगठन के साथ सरकार में फेरबदल को लेकर मंथन किया गया। देखिए रिपोर्ट। 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों की नजर यूपी की 80 सीटों पर है। जाहिर है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में जिस भी पार्टी की पोजीशन अच्छी होगी, उसकी दिल्ली की सत्ता की दावेदारी पुख्ता होगी। बीजेपी मिशन 24 के लिए फुल फ्लो में तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर बीजेपी यूपी चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। अगले महीने यूपी बीजेपी संगठन में सर्जरी संभव। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखकर तैयार की सूची। निकाय चुनाव और केंद्र सरकार के 9 साल के अभियान के चलते अभी संगठनात्मक बदलाव नहीं हुआ था। लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे। लगातार शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। MLC बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर होगी नई तैनाती। दरअसल बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल के अभियान और निकाय चुनाव की वजह से नहीं किया गया है। लेकिन बीजेपी को पता है कि अब यही समय है कि संगठन में जहां जहां सुधार की जरूरत है, वहां उन कमियों को दूर किया जाए। बीजेपी लंबे समय से नियुक्त जिलों और महानगरों के अध्यक्ष को बदलने की सोच रही है।
इसके साथ ही अगर संगठन के जिस पदाधिकारी के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत है उनको भी बदला जाएगा। बीजेपी को निकाय चुनाव में भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन अपने प्रदर्शन से बीजेपी संतुष्ट नहीं है। उसे पता है कि 24 में की जाने वाली जरा भी चूक विपक्षियों के लिए बड़ा मौका हो सकती है। इसलिए बीजेपी को निकाय चुनाव में जहां जहां हार का सामना करना पड़ा था, वहां बीजेपी अपने अध्यक्षों को बदल रही है। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। यूपी के 16 जिलों में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का नहीं खुला है खाता। अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह और लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पर हो सकती है नई तैनाती। कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष अविनाश चौहान और वाराणसी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के स्थान पर हो सकती है नई तैनाती। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर देहात और वाराणसी के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं एमएलसी। चुनाव है और 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और उत्तर प्रदेश भाजपा ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ये भी एक बड़ा फैसला है। तो उसके लिए हमें पार्टी स्तर पर, व्यवस्थाओं के स्तर पर कार्य योजना बना के काम करना है। उसी के तहत काम होंगे। अगर संगठन में जरूरी बदलाव करेंगी, हाईकमान चाहेगा ऐसा, तो वो बदलाव भी होंगे। क्योंकि चुनाव की तैयारी में पूरे तनमन से भारतीय जनता पार्टी जुटती है, पूरी शिद्दत से जुटती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी अपने संगठन में बदलाव कर ले, जनता ने मन बना लिया है इस सरकार को बदलने के लिए। जो भी वादे करके ये लोग जनता के बीच में आए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे आदर्श ग्राम हो, चाहे स्मार्ट शहर की बात हो, चाहे गंगा की सफाई की बात हो, चाहे हर गरीब को पक्का मकान देने की बात हो, ना जाने कितने बड़े बड़े जुमले इन्होंने फेंके थे। बीजेपी अपनी रणनीति को और धार दे, इसको लेकर बीजेपी के यूपी संगठन में बदलाव के कई संकेत जाएंगे। कार्यकर्ता दुगने उत्साह से मिशन 24 के लिए जुटेंगे। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नोएडा से अब खबर, पुलिस कर्मियों ने सरेआम गुंडागर्दी की है। खाना लाने में देरी पर जमकर तोड़फोड़ की गई। चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह सस्पेंड किए गए हैं। सेक्टर 76 चौकी सोरखा पर तैनात था ओपी सिंह। दारोगा आवेश मालिक और मानवेंद्र कुमार सस्पेंड। सेक्टर 76 चौकी सोरखा पर तैनात था ओपी सिंह। डीसीपी ने तीनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 113 थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो दारोगा आवेश मालिक और मानवेंद्र कुमार सस्पेंड। नोएडा के सेक्टर 113 थाना इलाके की पूरी घटना। सेक्टर 76 चौकी सोरखा पर तैनात था ओपी सिंह। तो डीसीपी ने तीनों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं और सस्पेंड भी कर दिया गया है। सस्पेंशन की भी कार्रवाई हुई है। तो खाना लाने में देरी पर जमकर तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस कर्मियों ने सरेआम गुंडागर्दी की थी और इस गुंडागर्दी का संज्ञान लिया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गुंडागर्दी का संज्ञान ले लिया गया है पुलिस कर्मियों की। चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले पर आगे? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए एक रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। जिस तरीके से ये सामने मामला आया प्रकाश में कि अंडा खिलाने में जब रेडी वाला लेट कर देता है तो कहीं ना कहीं जो दरोगा है, जो चौकी इंचार्ज है, वो आग बबूला हो जाता है और उसके साथ में उसका साथी जो एक दरोगा है और एक सिपाही वो साथ में होता है। उसके बाद वो मारपीट करता है। अंडे की जो रेडी होती है उसको पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब सोशल मीडिया पर मामला सामने आता है तो अब पूरे मामले में डीसीपी जो नोएडा जोन है उनके द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह और उसका जो एक साथी दरोगा है और एक सिपाही उसको सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके के जो दरोगा है, पुलिसकर्मी है, वो खाकी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई के माध्यम से बड़ा संदेश भी दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ा ये कार्रवाई की गई है। डीसीपी ने तीनों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। गुंडागर्दी पुलिसकर्मियों की बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बड़ी है और वो अगर अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर खुद ही गुंडागर्दी पर उतारू हो जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।